नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा बावली साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर हुए सभागम में हाजिरी कर माथा टेका। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सिख गुरुओं से अपने धर्मों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सबसे ज्यादा यातनाओं को गुरुओं ने अपने ऊपर झेला। मुगलों की तरह से गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बैठाया गया, उनके ऊपर गर्म रेत डालकर यातनाएं दी गई, जो इतिहास में दर्ज है। लेकिन गुरु अर्जुन देव अपने धर्म से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत को हम सभी नमन करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं जो संगत के बीच में आकर संत महात्माओं के दर्शन का मौका मिला है। राम राम टेवा बीच ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस विच अज सीस मुआण का मौका मिला है। साडे गुरुआं ने जो समाज, धर्म, राष्ट्र लिए जो बड़ी कुर्बानियां दी, वो हमें प्रेरणा देंदियां आने वाली पीढ़ियां नूं वो एक रास्ता दसती। गुरु अर्जन देव जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बड़ी कुर्बानी दी थी, जो आज तक दुनिया में इतना बड़ा कष्ट, शारीरिक कष्ट अगर किसी को मिला हो तो उसमें सबसे अगू जो नाम आना है गुरु अर्जन देव जी का। उन जालमा मुगला ने गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तावी ते बैठा के और उसके ऊपर गरम रेत डाल के उन्होंने वो यातना दी जो इतिहास विच नहीं है। परंतु गुरु अर्जन देव जी ने अपने देश, राष्ट्र, धर्म के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को लिए बधाई संदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम, निष्पक्षता और निर्भरता से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूती प्रदान की है। आपकी कलम ने न सिर्फ समाज को जागरूक किया, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी और सशक्त होने की भावना भी जागृत की। आप हर चुनौती का सामना करते हुए सत्य और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष रहते हैं और आपकी ये निष्ठा, समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से सीख देते हुए कहा कि आजकल जिस प्रकार से देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी इसको पंचर करना चाहती हैं, जिससे विपक्ष की नींद हराम हो रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सही मायने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रखी है, जिसने हमारी लड़ाई लड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ ये हमारे विपक्ष पाकिस्तान एजेंट है, वही इन्होंने उनको बताते हैं कि इन्हें किसके ऊपर बोलना है और वही ये बोलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वे गोलबोल से डरने वाले हैं, लेकिन वह उनकी भूल है। के बारे में पूछने पर सवाल के जवाब में विज ने तंज कसते हुए कहा कि अभी पाकिस्तान ने पहला सीन तो देख लिया कि किस प्रकार से वह लोग भाग रहे हैं, ये रो रहे हैं और उन्होंने तो खुद भी ये कह दिया है कि वह लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि बारी बारी से सबका नंबर आएगा। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 पीओडब्ल्यू थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी
उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। आरूढ़ महाराज की जयंती मौके शहर के इंपीरियल गार्डन में विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य सुनीता दुग्गल संघ कई अतिथि शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष अशोक ग्रोवर ने की है। वहीं रक्तदान कैंप से पूर्व धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। रक्तदान कैंप में ब्लड बैंक अग्रोहा से डॉक्टर राज परवेश बजाज के नेतृत्व में टीम ने व दूसरी गुप्ता ब्लड बैंक बठिंडा से टीम पहुंची, जिन्होंने 251 यूनिट रक्त एकत्रित किए। ये अरोड़गंज महासभा नदिया के द्वारा अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें इस तरह का एक महारक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें पूरे समस्त जो है वो नदियावासी एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं रक्तदान करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देती हूँ अरोड़गंज महासभा को कि उन्होंने इस समाज सेवा में अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती को याद किया है, अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती को मनाया। मुझे लगता है कि ये जैसा मुझे पता लगा कि 12वीं बार लगातार जो है वो रक्तदान शिविर अरूढ़ जी महाराज जी की जयंती पर यहाँ पर लगाया है। तो इस बात के लिए मैं अरोड़गंज महासभा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 28 मई की सुबह शहीद भगत सिंह पार्क में जयनंद नगर के रहने वाले यंशु का शव मिला। अब आपको बताते चले कि यंशु के गले और शरीर पर तेजधार हथियार के गहरे जख्म थे, जिससे साफ हो रहा था कि हत्या तेजधार हथियार से की गई है। यंशु के पिता दीपक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि यंशु शाम के समय दूध लेने पर घर गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा, जिसके बाद बहादुरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्या की जघन्य वारदात को खुलासा कर दिया और ऐसे में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कोर्ट पे पेश कर दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि अब रिमांड के दौरान ही यह खुलासा होगा कि हत्या किन वजहों से की गई है। एसपी प्रदीप कुमार का कहना है कि हत्या के दोनों आरोपियों की मृतक से जान पहचान थी। साथ ही एसीपी प्रदीप कुमार ने बताया कि यंशु की हत्या चाकू से वार करके की गई थी। ये यंशु नाम का लड़का था, तो 28 तारीख को इसकी डेड बॉडी सजदी पार्क में मिली थी। तो वहां पर जाकर हमने मौके का मुआयना करने के बाद में हमने चाहिए 2 और 1 दोनों टीम लगाई है। सच्चों की टीम ने काम किया तो हमने इसको कल दोनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उनको पेश अदालत किया जाएगा, रिमांड लेके जो आगे की कार्रवाई हुई या किस वजह से उसकी हत्या की है वो पूछताछ के बाद में आपको फिर बताऊंगा। इसमें एक सागर नाम का लड़का है जो नूना माजरा का रहने वाला है, दूसरा राजेंद्र है वो पटना बिहार का रहने वाला है, और राजेंद्र की इससे पहले से ही दोस्ती थी, तो जानते थे आपसे। और इंद्र के गांव कादराबाद के नजदीक बनी एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने आपको बता दें कि रिबन काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया है कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था। एथेनॉल की फैक्ट्री लगाकर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य है, जिससे कि विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा, साथ ही व्यवस्था का सुधार होगा, दूसरे आमदनी बढ़ेगी और जब भी कोई सरकारी या प्राइवेट उद्योग लगता है तो दोनों के सहयोग से प्रदेश तरक्की करता है। आज मेरे को निमंत्रण मिला था। फ्यूल की इंडस्ट्री जो लगी है, उद्योग लगा है, ये बहुत अच्छा काम है, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा। अर्थव्यवस्था का सुधार होगा, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी
जब भी कोई प्राइवेट, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो कोई उद्योग लगता है, दोनों उद्योग चलते हैं देश में, सरकार के भी और प्राइवेट के भी। जब तक प्राइवेट सहयोग नहीं होगा तब तक देश प्रगति पे अधूरा रह जाएगा। को एक थ्रेड कॉल आया जिसमें पंजाब हरियाणा सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी थी। ऐसे में कॉल के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। साथ ही हरियाणा सचिवालय में सीआईएसएफ, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और सीआईटी भी सतर्क हो गया। बताते चले कि पंजाब हरियाणा सचिवालय में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय भी हैं। हालांकि गुरु अर्जुन देव की जयंती के चलते सरकारी कर्मचारियों का RH होने की वजह से सचिवालय की भीड़ भी कम थी, जबकि पंजाब सचिवालय में अवकाश था। जैसे ही ये कॉल आई वैसे ही सुरक्षा दस्ते ने पहुंचकर जांच की। हालांकि जांच पूरी होने के बाद सामने आया कि कॉल फर्जी थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान बरामद नहीं हुआ है और जांच के बाद सचिवालय को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया गया है। महाभारत कालीन बलराम जी की सरस्वती यात्रा के पहले चरण का कार्य शुभारंभ किया। इसको लेकर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नुमन सिंह किरमच ने बताया कि गुरु भूमि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के ऊपर जब महाभारत का युद्ध हुआ तब बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई ने युद्ध में हिस्सा न लेकर सरस्वती की यात्रा द्वारका से लेकर आदि बद्री तक की थी। वहीं सरस्वती बोर्ड इस यात्रा को उन्हें प्रारंभ करने के लिए रास्ता बना रहा है और सरस्वती को मजबूत करने के लिए दोनों तरफ मजबूत रास्ता बनाने और पाइंट्री बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया है। इनके बनने के बाद लगभग 5-6 साल से मेरा 12 ये पास में पड़ता है। यहाँ 100 मीटर की दूरी पे है सरस्वती नदी से। उसमें लगभग 5 साल से एक भी पाइप नहीं पड़ा है और 140 फुट पर हमारा जो पानी है वो स्टैंड कर रहा है सिर्फ इसके चलने के कारण। हम तो हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि केवल और केवल सरस्वती नदी अगर 3 महीने बरसात में भी चल जाए तो ये हमारी जीवन रेखा है, जिम्मेदारों की लाइफ लाइन है। सबसे बड़ा कार्य जो इसका क्षेत्र है सरस्वती नदी का पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र में पड़ता है और कुरुक्षेत्र के अंदर हल्का लाडवा है हमारा, जहां हम खड़े हैं इस टाइम इसरगढ़ में, तो सबसे ज्यादा इसका एरिया लाडवा हल्के में पड़ता है। तो इससे हमारे चलने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और दुमन सिंह किरमच के बनने के बाद ये पुल बना यहाँ पर, उससे 500 मीटर दूरी पर हमारा गांव का शमशान घाट है सरगढ़ का, वहां पर एक सरस्वती का पुल और घाट बना जिसकी लागत लगभग 35 लाख रुपए थी और पीछे अनेकों गांव में बहुत से पुल बने। सरस्वती इस क्षेत्र में बीच बीच में टूटती रहती थी, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो एक तरफ से हम लगभग ऊंचा चांदना से लेकर पीपली तक फर्स्ट फेज में एक साइड की हम पटड़ी बना रहे हैं और इसके पटड़ी के बनाने के बाद क्या होगा कि हम कम से कम जहां महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और सरस्वती तीर्थ पेहवा में जहां 5 प्रदेश के लोग आते हैं जिन्होंने परिक्रमा करनी होती है आदि बद्री तक, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। हम पेहवा से लेकर आदि बद्री तक, ना केवल पेहवा तक बल्कि हमने तो आगे पोलर तक का हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, वो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज ये जो हमने शुभारंभ किया है ये इस बात का शुभारंभ है कि हम इस एक साइड की पटड़ी को बना रहे हैं लगभग ऊंचा चांदना तक और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे हम आदि बद्री तक। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का है, लगभग ये 63 से 65 किलोमीटर है। IPL 2025 के क्वालीफायर मुकाबले में सट्टा लगाने के आरोप में रेवाड़ी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच चल रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार संदेश उर्फ शेरू और पवन कुमार उर्फ भोलू के रूप में की गई है। शहर थाना के जांच अधिकारी के मुताबिक 29 मई की रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि राजकुमार अपने घर में कमीशन के आधार पर सट्टा चला रहा है और इसके बाद पवन, शेरू और आशीष गौड़ के मकान पर भी छापेमारी की गई, जहां IPL मैच के दौरान सट्टा लगाए जाने की पुष्टि हुई। जब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टा पर्ची, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत नकदी बरामद की है। सूचना पर छापेमारी के लिए पुलिस टीम भी गठित की गई थी। सूचना मिली थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
वर्सेस पंजाब किंग्स 11 के आईपीएल मैच में राजकुमार के मकान में पवन उर्फ भोलू सन ऑफ सतना निवासी बल्लूवाड़ा, संदेश उर्फ शेरू पुत्र गोविंदराव निवासी सीताबराय रेवाड़ी व आशीष गौड़ पुत्र विजय गौड़ निवासी बालासराय रेवाड़ी, तीनों जो है राजकुमार के मकान में सट्टा आईपीएल मैच पर लगा रहे हैं और फौरी रेड की जाए तो काबू आ सकते हैं। जो सूचना के आधार पर एसपी साहब से सर्च वारंट लेकर रेड की गई, जहां से संदेश उर्फ शेरू, पवन उर्फ भोलू व मकान मालिक राजकुमार को काबू किया गया, जिनके पास से 10 मोबाइल फोन व 1 लैपटॉप व 2 स्कूटी व 8400 रुपए नगद मिले। व लैपटॉप में कल के मैच का हिसाब किताब 9,91,882 रुपए था व पीछे के 7 मैचों का हिसाब किताब 23,57,792 रुपए था। महेंद्रगढ़ शहर के मॉडल संस्कृत स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बीच इस दौरान प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया गया है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली बच्चों की लैपटॉप वितरित किए गए हैं ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके। इस दौरान विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा है कि मॉडल संस्कृति स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और बच्चों को ताकत दी है। बच्चों ने भी बड़ी मेहनत से अध्यापकों का अनुसरण किया है और इसी के साथ साथ सीनियर अधिवक्ता विशिष्ट दीवान ने, उनके बेटे प्रखर दीवान ने बताया है कि बच्चे के हमारे देश का भविष्य है और उनका पुरुषार्थ हमारे देश को उज्जवल करेगा। बच्चे थे उनको विशिष्ट दीवान दी, उन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, उन बच्चों का और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनको लैपटॉप दिया है ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़े। मैं विशिष्ट दीवान जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ऐसा एक मुहिम चलाई जो जमुनानगर से चलकर इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और विशेष तौर से मॉडल संस्कृति स्कूल के सभी माननीय अध्यापक साहिबान। आभार प्रकट करता हूँ। माननीय विधायक जी हमारे बीच पहुंचे, इन बच्चों को सम्मानित किया। असल में ये बच्चे ही हमारे देश की नींव है, इनका पुरुषार्थ ही हमारे देश को उज्जवल करेगा। और आज विधायक जी ने और इनके परिश्रम ने जो इस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे वाईफाई से लेके हर सुविधा, हर मॉडल सुविधा उपलब्ध है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों की सफलता में। केवल टीचरों का ही, टीचरों का तो योगदान है ही है, जिसका अभूतपूर्व हम स्वागत भी करते हैं। साथ ही माननीय विधायक जी का, जिनकी मेहनत और परिश्रम रंग ला रही है और हमारे दूसरे से ही ये एक उज्जवल भविष्य देश का प्रकट होगा। प्रोग्राम का आज किस प्रकार से? आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह था और हम बड़े खुश हैं कि क्षेत्र के लोग प्रतिभाओं को मान देने वशिष्ठ परिवार यहाँ पहुँचा, जनप्रिय विधायक जी पहुँचे और बहुत ही अच्छे से सभी ने बच्चों को प्रेरित किया और ये प्रेरणा जरूर आने वाले समय में बच्चों को आगे तक लेके जाएगी। स्कूल परिवार इससे अभिभूत है और आने वाले समय में इसी तरह के समाज के स्पोर्ट्स से समाज का साथ चाहता है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी नई राजनीति उन्नति कर सकें और ये मॉडल एक नई ऊंचाई तक पहुँच सकें। और केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून तक देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिकों तरीकों को और खेती की दिशा में प्रेरित करना है, जिससे कि वो अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सके। महेंद्रगढ़ जिले से भी इस अभियान के तहत विशेष गतिविधियां शुरू की गई है, जिससे कि 3 संयुक्त टीमें प्रतिदिन 9 गांवों में जाकर किसानों के साथ सीधा संवाद कर रही है। कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ है और ये 12 जून तक लगातार पूरे देश में लगभग 700 जिलों में चलेगा और इसमें लगभग पूरे देश में 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, उसके साथ जिले के सभी
विभागों के अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, बागवानी विभाग के, मत्स्य विभाग के लगभग 4-5 विभाग कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के थ्रू जो है ये अभियान अपने जिले के अंदर, पूरे देश में तो लगभग 700 जिलों में चल रहा है और अपने जिले के अंदर लगभग 9 गांव प्रतिदिन हम कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो डॉक्टर नरेंद्र ने आपको काफी डिटेल में पहले ही बताया जा चुका है कि ये कल से अभियान शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। इसमें मुख्यतः पशुपालन में हमारे विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना और पशु स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी मानसून सीजन आने वाला है तो उससे पहले वैक्सीन के बारे में और एनिमल हेल्थ के बारे में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना। वह जो विभाग की स्कीमें हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और बयान दिए। उन्होंने ब्रज भूमि यात्रा की घोषणाएं की और हनुमंत कथा के दौरान आत्महत्या के मामले पर सफाई दी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार व्यक्त किए और पंजाब की हालत पर चिंता जताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर भी बयान दिया और जूते चप्पल की दुकानों पर बैन की मांग की है। उनका कहना है कि भगवान के नाम पर ऐसी दुकानें चलाना सही नहीं है। 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। जहां 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहां 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना यह है, रहें सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो। जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगाम वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवाएं, आंधी व हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया है कि पिछले 2 दिन से प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि मौसम में इस तरह का बदलाव कल तक देखने को मिलेगा। और वहीं मदन लाल खिचड़ ने बताया कि 2 जून की रात्रि से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण हरियाणा में तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और 20 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि मौसम में बदलाव को देखते ही फसल की बिजाई करें और सब्जी व फलदार पौधे में पानी की आवश्यकता से हो तो हल्का पानी दिया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आमतौर पर परिवर्तनशील बना हुआ है और जैसा मौसम पूर्वानुमान पहले दिया था उसी के अनुसार 29 मई और आज 30 मई को बादलवाई और हवाएं भी चली है और कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हरियाणा में देखने को मिली है। ये मौसम कल तक बना रहेगा। कल दोपहर के बाद ये मौसम साफ होने की संभावना है और फिर उसके बाद में 2 जून को देर रात्रि के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना बढ़ रही है और एक राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला